ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोसेस। अब डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ये तीन डिफरेंट प्रोसेस इंक्लूड होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई भी ग्रोइंग सेल जो जिसके अंदर कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिलता है, ऐसा कोई भी ग्रोइंग सेल अगर लगातार डिवाइड होता है तो एक टाइम के बाद वो अलग अलग ऑर्गेन या अलग अलग पार्ट फॉर्म करता है। हम डिफरेंशिएशन प्लांट के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर जो उसका कंटिन्यूअल ग्रोइंग टिश्यू होता है जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चल के कंटिन्यूअसली डिवाइड होने के बाद जब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और फिगर को वो फॉर्म करता है उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब एक टिश्यू से नया एक दूसरे टाइप का न्यू मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होना, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन की बात करें उसमें क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से लेके परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होना, ठीक है। टिश्यू के चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो आगे चल के परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है जिसको हम मैच्योर टिश्यू भी कहते हैं, मैच्योर टिश्यू। और हमको ये भी पता है कि मैच्योर टिश्यू जो होता है ये बेसिकली फाइनल फॉर्म होता है और ये कोई भी टिश्यू के अंदर जैसे प्लांट के अंदर ये एक पर्टिकुलर कोई फंक्शन को डिफाइन करता है, उसको प्रोपागेट करता है, उसको आगे फॉर्म करता है, ठीक है। जो परमानेंट टिश्यू होता है वो एक बार बन गया तो उसके अंदर परमानेंट नेचर आ जाता है, ठीक है। वो फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकता है। डिफरेंशिएशन का मतलब है एक बार अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हम कंटिन्यूअस ग्रोइंग टिश्यू कहते हैं, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग टिश्यू कहते हैं, ये अगर एक बार डिवाइड होता है तो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप का होता है, ठीक है। हम लोगों को पता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो तीन टाइप का होता है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर दो टाइप आता है, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन होता है? ये होता है अपना लैटरल मेरिस्टेम जो होता है, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। अच्छा, इनको प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों बोला गया है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब प्लांट की डेवलपमेंटल फेज स्टार्ट होता है सबसे पहले एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्रेजेंस होता है। और ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर होता है? शूट एंड रूट दोनों जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। शूट एंड रूट दोनों जगह प्रेजेंट होता है। तो एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आगे चल के इंपॉर्टेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल जो परमानेंट टिश्यू होते हैं जैसे कि जाइलम होता है, फ्लोएम हो गया, ठीक है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, इन सब टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जो जाइलम एंड फ्लोएम होता है बेसिकली एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से फॉर्म होता है। और जो पीथ होता है जैसे स्टेम के अंदर जो उसका सेंटर मास होता है फिर उसके पास का जो एरिया होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के चलते फॉर्मेशन होता है। और फर्दर आगे चल के लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो बेसिकली कैम्बियम रिंग जिसको हम मेडुलरी रिंग कहते हैं उसकी एक्सपेंशन करता है, ठीक है। जो विड्थ होता है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है, उसकी चौड़ाई को इंक्रीज करता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, हम लोग को ये पता चल गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कौन कैसे कहाँ फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम की, एपिकल मेरिस्टेम हमको देखना है कि डिफरेंशिएशन में क्या हुआ यहाँ पर। तो हमने एग्जांपल ले लिया एपिकल मेरिस्टेम का, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का एग्जांपल ले लिया।
तो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एक टाइप का होता है कैम्बियम, कैम्बियम मेरिस्टेम भी होता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम से हमने देख लिया किसका फॉर्मेशन हुआ, बेसिकली प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम की, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। हमने देखा कैम्बियम से किसका फॉर्मेशन हुआ, कैम्बियम से बेसिकली फॉर्मेशन हुआ जाइलम के अंदर जो बेसिकली पिथ होता है ना, जाइलम के अंदर जो बेसिकली ट्रैकियरी एलिमेंट्स होता है वो एक्चुअली ये कैम्बियम से फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ट्रैकियरी एलिमेंट्स, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम से किसका फॉर्मेशन हुआ, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बेसिकली जो एपिडर्मिस पीथ ऑफ स्टेम जो होता है, दैट मीन स्टेम की जो सेंटर मास होता है उसकी जो फॉर्मेशन होता है, जो ग्रोथ होता है उसको मेंटेन करता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कौन कौन परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, जाइलम, फ्लोएम, फ्लोजाइलम के अंदर ट्रैकिड एलिमेंट जो उसका बेसिकली ट्रैकिड एंड वेसल होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जाइलम एंड फ्लोएम दोनों में 4 टाइप का टिश्यू होता है। तो यहाँ पर अगर जाइलम की बात करें उसमें जाइलम फाइबर होता है, पेरेन्काइमा होता है, पेरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग टिश्यू इन जाइलम, उसको छोड़ के फाइबर, ट्रैकिड एंड वेसल ये तीनों डेड होता है। तो उसमें ट्रैकिड और वेसल को अगर जोड़ दे हम, इसमें अगर हम ट्रैकिड एंड वेसल को जोड़ दे जाइलम की, तो वो बन जाता है जाइलम के लिए ट्रैकियल एलिमेंट्स। और इसका फॉर्मेशन कौन करता है, ये जो कैम्बियम टिश्यू प्रेजेंट है ये आगे चल के ट्रैकियरी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करता है, क्लियर। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक टिश्यू से एक नया टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कोई नया टिश्यू का फॉर्मेशन होता है जो बेसिकली परमानेंट इन नेचर होता है। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। हमने यहाँ पर देख लिया डिफरेंशिएशन क्या होता है, आगे चल के हम लोग देखेंगे डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम बस यहाँ पर डी ऐड कर देंगे, डी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस जिसमें डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, डी डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस जिसमें डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई एक परमानेंट टिश्यू एक बार फॉर्म हो चुका है, कुछ एनवायरमेंटल रीजन की वजह से, कुछ इंटरनल रीजन की वजह से, दैट मीन या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से कोई ऐसी नीड क्रिएट हुआ वहाँ पर जिसके चलते वो परमानेंट टिश्यू आगे चल के फिर से उसके अंदर डिवाइडिंग कैपेबिलिटी आ जाता है फॉर सॉर्ट ऑफ अ टाइम, और कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर और फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड कुछ देर के लिए उसके अंदर फिर से डिफरेंशिएट होने की कैपेबिलिटी आ जाता है, इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि एक बार टिश्यू डिवाइड होता है तो वो परमानेंट हो जाता है, वो अपना डिवाइड होने का कैपेबिलिटी, फर्दर डिवाइड होने का या फर्दर ग्रो होने का कैपेबिलिटी लॉस करता है। मैच्योर टिश्यू है, मैच्योर टिश्यू के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, मैच्योर टिश्यू के अंदर बेसिकली उसके अंदर हम नॉर्मल लाइफ साइकिल देखते हैं, जैसे कि ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन की एज इंक्रीज होता है, उसके अंदर बुढ़ापा आता है, एक टाइम के बाद वो मर जाता है, ठीक है। उसी प्लांट के अंदर अगर एक बार मैच्योर टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके अंदर धीरे धीरे सेनेसेंस, दैट मीन उसकी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, और उसके लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इथाइलिन प्लांट हार्मोन, ओके। तो डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक बार कोई परमानेंट और मैच्योर टिश्यू फर्दर डिवाइडिंग टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, फर्दर डिवाइडिंग टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो डी डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन दैट conversion of a permanent or mature tissue into a dividing tissue for a certain period of time due to some external factor or some internal factors, okay. So let's see the examples. इसका examples क्या होगा, हमने देखा था कि जो परमानेंट टिश्यू होता है उसके अंदर पेरेन्काइमा टिश्यू आता है, पेरेन्काइमा टिश्यू
आता है, ठीक है। बेसिकली पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, 3 टाइप का टिश्यू देखने को मिलता है हमको, ठीक है। तो बेसिकली पैरेन्काइमा के अंदर हमको क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस देखने को मिलता है। सो बेसिकली पैरेन्काइमा इज अ लिविंग टिश्यू, ठीक है। और ये पैरेन्काइमा टिश्यू आगे चल के फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये पैरेन्काइमा टिश्यू जो कि परमानेंट इन नेचर होता है, वो आगे चल के फेसिक्यूलर, ये परमानेंट इन नेचर होता है, ठीक है। और ये आगे चल के फेसिक्यूलर एंड इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम टिश्यू में कन्वर्ट होता है, जो कि काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। दैट मीन इसके अंदर डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होता है। मान लो कुछ रीजन है जिसके चलते पैरेन्काइमा टिश्यू फर्दर इसमें कन्वर्ट हो गया फेसिकुलर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जैसे कि ये मेरिस्टेमेटिक सॉर्ट ऑफ नेचर होता है इसके अंदर, तो फर्दर ये आगे चल के कोई नया टिश्यू का फॉर्म करेगा। फिर एक टाइप का और टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं मेडुलरी रे, जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है रूट के अंदर और शूट के अंदर, उसको हम कहते हैं मेडुलरी रे एरिया। तो मेडुलरी रे से इसका फॉर्मेशन होता है, मेडुलरी रे से वस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, वस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन। तो ये 2 एग्जाम्पल आप लोगों को मिल गया। इन दोनों एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि जो परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, वो डिवाइडिंग टिश्यू में कन्वर्ट हुआ। अब उसका एग्जाम्पल हमने देखा पैरेन्काइमा, जो कि मैच्योर परमानेंट टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, वो आगे चल के फेसिक्यूलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम में कन्वर्ट हो गया। एक टिश्यू हमने और देखा जो मेडुलरी रे होता है। मेडुलरी रे बेसिकली इज एन अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, जो रूट एंड शूट के अंदर देखने को मिलता है। जब उसकी ट्रांसवर्स सेक्शन निकाला जाता है तो उसके अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली जाइलम अंदर की तरफ होता है, पीत की अंदर की तरफ होता है, और फ्लोएम पीत की बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे री डिफरेंशिएशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे री डिफरेंशिएशन की मैकेनिज्म। ठीक है, री डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो हमने देखा डी डिफरेंशिएशन मैकेनिज्म, डी डिफरेंशिएशन के अंदर हमने देखा कि जो परमानेंट टिश्यू था वो एक सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर कन्वर्ट हो गया। बट अब जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और जो काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर उसका कन्वर्शन हुआ, क्या वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह बिहेव करेगा? नो। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फिक्स्ड, दे आर ओनली एपिकल मेरिस्टेम जो शूट एंड रूट में प्रेजेंट होता है, और एक इंटरकैरिडी मेरिस्टेम। उसको छोड़ के आगे जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमने देखा डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू जो भी टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ वो एक्चुअली सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। री डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ वो आगे चल के कोई और टिश्यू को फॉर्म करेगा, क्योंकि हमने देखा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नेचर क्या होता है? कंटिन्यूअसली डिवाइड करना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो एक बार फॉर्म होगा तो रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यू कोई और स्ट्रक्चर में कोई और फॉर्म में ग्रो करेगा जब तक उसका फाइनल फॉर्म अपेयर नहीं होता है। तो री डिफरेंशिएशन को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन से दैट सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो फॉर्म हुआ वो फर्दर एक फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं री डिफरेंशिएटेड टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जांपल ऑलरेडी हमने देखा, जैसे कि इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, ये हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं। इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम का हमने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है।
ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या करता है, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्म करता है, ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। फिर हमने क्या देखा था, वस्क्यूलर कैम्बियम, हमने देखा था ना वस्क्यूलर कैम्बियम फॉर्मेशन हुआ था। वस्क्यूलर कैम्बियम के अंदर हमने क्या देखा था, वस्क्यूलर कैम्बियम के अंदर हमने देखा था वस्क्यूलर कैम्बियम, जैसे कि कैम्बियम है तो उसके अंदर फर्दर डिवाइड होने का कैपेबिलिटी होगा, तो ये आगे चल के सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम में डिवाइड होता है, ठीक है। वस्क्यूलर कैम्बियम किस में डिवाइड होता है, वस्क्यूलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि रीडिफरेंशिएशन का मैकेनिज्म। अब हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जो हमने डिफरेंशिएशन का मैकेनिज्म से स्टार्ट किया था उसका एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ पर रीडिफरेंशिएशन तक सबको क्लियर है कि रीडिफरेंशिएशन में जस्ट जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्मेशन हुआ था उसका एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है, ये एग्जांपल है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वो जरूरी है, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे हम इसको आगे, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन मैकेनिज्म। डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंस अगर हम बोले बात करें इसकी, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या होगा, इट गिव राइज टू न्यू फॉर्म ऑफ टिश्यू। डिफरेंशिएशन होगा तभी ना जाके एक नया फॉर्म बनेगा टिश्यू का, ठीक है। कोई भी एक टिश्यू है उसकी डिफरेंशिएशन होगी तब जाके एक नया टिश्यू में कन्वर्ट होगा। फिर जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स की हमने बात की थी, जाइलम के अंदर जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स होता है, ठीक है, जाइलम के जो अंदर, जाइलम में जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स होता है, दैट मीन उसकी वेसल, जाइलम वेसल प्लस उसकी ट्रैकीज, इसको हम कहते हैं ट्रैकियरी एलिमेंट्स, ठीक है। ये ट्रैकियरी एलिमेंट्स किससे फॉर्म होता है, प्रोटोप्लाज्म से। रूट एंड शूट के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होता है उसके इर्द गिर्द जितना भी सेल्स प्रेजेंट होता है उसकी प्रोटोप्लाज्म आगे चल के जाइलम की ट्रैकियरी एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है। ट्रैकियरी एलिमेंट्स का फंक्शन क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना। तो ट्रैकियरी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो प्रोटोप्लाज्म का ट्रैकियरी एलिमेंट्स में कन्वर्सन होना ये भी एक डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के अंदर लिग्निन का डिपॉजिट होना, और हम कह सकते हैं कि लिग्नोसेलुलोजिक सेल वॉल का फॉर्मेशन होना। देखो सेल वॉल के अंदर इनिशियली सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे सेल वॉल, जैसे प्लांट की हाइट इंक्रीज होता है, प्लांट के अंदर उसकी वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट की जो कैपेसिटी होता है वो भी बढ़ता है, और उसको कंटिन्यू मेंटेन रखने के लिए सेल वॉल को मजबूत होना पड़ता है, स्ट्रांग होना पड़ता है, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर थोड़ा सा लिग्निन डिपॉजिट होना भी स्टार्ट होता है। लिग्निन डिपॉजिट होने से क्या होता है, सेल वॉल को मजबूती मिलता है। इट गिव्स, लिग्निन गिव्स स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल। अब लिग्निन कैसे स्ट्रेंथ और कैसे सपोर्ट देता है, अगर लिग्निन होता है सेलुलोज के साथ, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत रिजिड होता है काफ़ी, ठीक है, इलास्टिसिटी होता है बट काफ़ी स्ट्रेंथ और रिजिडनेस मिलता है। स्ट्रेंथ के चलते जब एक्सट्रीम और हर्ट्स वेदर कंडीशन में, जैसे कि मान लो डेजर्ट कंडीशन में या तो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में जब पानी की खपत होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जब रूट को बहुत ज़्यादा नीचे से पानी लेना पड़ता है, जैसे डेजर्ट एनवायरनमेंट की बात करें, जब रूट को बहुत ज़्यादा नीचे से पानी को कलेक्ट करना होता है, ठीक है, और इस पानी को जब ट्रांसपोर्ट करना होता है सेल के अंदर सिंपल एपोप्लास्ट के थ्रू, तब उसके अंदर उसका जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सेल वॉल उस प्रोसेस के दौरान सेल को स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देता है, सेल को सपोर्ट करता है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर लिग्निन की डिपॉजिट होना, दैट मीन लिग्नोसेलुलोजिक सेल वॉल फॉर्मेशन होना, प्रोटोप्लाज्म का ट्रैकियरी एलिमेंट में कन्वर्ट होना, ठीक है।
नया टिश्यू का फॉर्मेशन होना, ये सब कुछ डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलो अभी हमने जो देखा कि कुछ पर्टिकुलर कैम्बियम टिश्यू का नाम आ रहा था बार बार, जैसे कि फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सो सबके मन में डाउट होगा तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ होता है। चलो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो ये हमने एक रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया, ठीक है, मैं यहाँ पर फिगर डाल देता हूँ, फिगर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट। तो देखोगे स्ट्रक्चर में इस फॉर्म, ये फॉर्म मल्टीपल होता है, ठीक है, बहुत सारे होता है, मैं समझाने के लिए 2 या 3 डायग्राम बनाया यहाँ पर। तो देखोगे ये जो सेंटर में पीथ होता है ना, पीथ के अराउंड एक लेयर होता है, ठीक है, पीथ के अराउंड एक लेयर होता है, इसको हम कहते हैं पीथ। अब पीथ के अराउंड एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं, इसको यहाँ पर डिनोट करते हैं, ठीक है, नहीं तो स्पेस की कमी हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, ठीक है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर जो है इसको हम कहते हैं फेसिक्यूलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर क्यों बोला मैंने, देखो यहाँ पर 2 ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर जो है इसको हम फेसिक्यूलर कैम्बियम बोल रहे हैं। तो इसके बाहर दैट मीन दोनों के बीच में जो होगा वो इंटर में प्रेजेंट होगा, तो इसको हमने बोला इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमको देखने को मिलता है जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट। तो जैसे हमने बताया था कि जाइलम जो होता है वो हमेशा अंदर की तरफ होता है इसका अरेंजमेंट। जो पीथ होता है ना, पीथ मतलब जो सेंट्रल मास होता है कोई भी वुडन स्ट्रक्चर की, या तो रूट या सूट की, तो उसके अंदर क्या होता है, जो सेंट्रल मास होता है वो होता है जाइलम। तो बेसिकली ये रूट है, तो रूट के अंदर हमको देखने को मिलता है प्राइमरी जाइलम, ठीक है। और ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है कैम्बियम के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ और स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। और कॉर्टेक्स के बाहर जो होता है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, जैसे बेसिकली स्किन होता है, ठीक है, एपिडर्मिस। और ये जो हमने सर्कल देखा बीच में जिसके ऊपर ये अरेंजमेंट बना हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मेडुलरी रे और मेडुला, मेडुलरी अरेंजमेंट, मेडुलरी अरेंजमेंट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये जो इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम है और फेसिक्यूलर कैम्बियम है, इन दोनों को एक साथ मिला के हम कहते हैं वर्स्क्यूलर कैम्बियम, ठीक है। ये जो इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम है इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इंटरफेसिक्यूलर एंड फेसिक्यूलर कैम्बियम, इन दोनों को मिला के हम वर्स्क्यूलर कैम्बियम भी कहते हैं। आई होप जो भी मैंने टर्म यूज़ किया था, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, इंटरफेसिक्यूलर, फेसिक्यूलर, वर्स्क्यूलर कैम्बियम, सबका लोकेशन, प्रेजेंस, जाइलम और फ्लोएम का प्रेजेंस कहाँ पर होता है वो आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं डेवलपमेंट की, ठीक है। हमने प्लांट के अंदर देखा था कि जो ग्रोथ होता है उसका कुछ फेजेस होता है, ठीक है। जब हम प्लांट के अंदर ग्रोथ पढ़ा था उसके अंदर कुछ फेजेस भी हमने पढ़ा था। 3 फेज देखने को मिलता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक फेज, फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक फेज, दैट मीन जो कंटिन्यूअस ग्रोइंग फेज है, ठीक है।
मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है, कैलस या जो भी क्लस्टर ऑफ टिश्यू होता है वो आगे चल के धीरे धीरे डिफरेंशिएट होता रहता है। फिर एक बार टिश्यू डिफरेंशिएट हो गया, वो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर में आ गया, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर गेन कर लिया, तो उसके अंदर देखने को मिलता है एक्सपेंशन और इलोंगेशन फेज। स्टेम का हाइट इंक्रीज होना, चौड़ाई में इंक्रीज होना, रूट का हाइट इंक्रीज होना, मतलब नीचे डाउनवर्ड हाइट इंक्रीज होना, ब्रांच फॉर्मेशन होना, ये सब कुछ आता है एक्सपेंशन के अंदर। और फिर एक्सपेंशन के बाद धीरे धीरे जब एक्सपेंशन एक जगह पर जाके कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंशन किसके अंदर देखने को मिलता है, परमानेंट टिश्यू के अंदर। तो वो परमानेंट टिश्यू के अंदर जब एक्सपेंशन का प्रोसेस पीक पे होता है, वो फाइनली कंप्लीट होता है, उसको हम कहते हैं मैच्योरेशन। अब इन्हीं जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ग्रोथ प्रोसेस। अब ये ग्रोथ प्रोसेस जो होता है प्लांट के अंदर, उसको हम अकॉर्डिंग टू एज दो पैटर्न में डाल सकते हैं, ठीक है, जुवेनाइल एंड एडल्ट। तो प्लांट के अंदर होता क्या है कि उसकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, जैसे कि एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जो उसका हैबिटेट होता है, तो वो अलग अलग फैक्टर क्या होता है प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। जो प्लांट की डेवलपमेंटल पैटर्न होता है उसको अफेक्ट करता है। कोई उसका जो लीफ होता है, लीफ का स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है, कोई डेवलपमेंटल फेज में, जुवेनाइल फेज में लीफ का स्ट्रक्चर कुछ और होता है, एडल्ट फेज में कुछ और होता है। स्टेम का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, फ्लावर का शेप चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो भी चेंजेस होता है इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। यहाँ पर हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे डेवलपमेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। डेवलपमेंट इन प्लांट्स, डेवलपमेंट में क्या होता है कि अगर हम बात करें प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी ये होता है बेटा कि एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू चेंज इट्स फेनोटाइप। जेनेटिक्स में हम लोग पढ़े थे ना फेनोटाइप, दैट मीन जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होता है उसी को हम फेनोटाइप कहते हैं। तो एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू चेंज इट्स फेनोटाइप in presence of different environmental conditions। इसी का जो फेनोमेना होता है, इसी फेनोमेना को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी ऑफ प्लांट। ओके, प्लास्टिसिटी ऑफ प्लांट्स। Is that clear? Ability of a plant to change its phenotype in presence of different environmental condition। phenotype मतलब उसका अपना जो external characters होता है, जो visible features होता है, उसकी जो changes होता है environment की presence में, उसी को हम कहते हैं plasticity of plant, और plasticity in plants भी कहते हैं उसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं plasticity होता कैसे कैसे। बेसिकली प्लांट्स के अंदर तीन टाइप का प्लास्टिसिटी देखने को मिलता है। प्लांट के अंदर तीन टाइप का प्लास्टिसिटी देखने को मिलता है। एक होता है डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी, ठीक है। पहले डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी की बात कर लेते हैं। पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। कॉटन, कोरिएंडर एंड लर्ड्सपर्ग, ये तीन टाइप का प्लांट होता है जिसके अंदर डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी, यूकैलिप्टस के अंदर भी होता है, बहुत और भी टाइप्स होता है यूकैलिप्टस, इसके अंदर डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी देखने को मिलता है। और ये डेवलपमेंटल जो ये जो प्लास्टिसिटी होता है प्लांट के अंदर, जो प्लास्टिसिटी का फिनोमेना होता है उसको हम कभी कभी कहते हैं हेटेरोफिली, ठीक है। ये जो डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी जो होता है प्लांट के अंदर, इसको हम कहते हैं हेटेरोफिली। ये जो प्लास्टिसिटी का फिनोमेना होता है प्लांट के अंदर, इसको हम हेटेरोफिली भी कहते हैं, हेटेरोफिली, ठीक है। बेसिकली हेटेरोफिली में क्या होता है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। हेटेरोफिली, ठीक है, दोनों में वाई लगेगा। तो हेटेरोफिली में क्या होता है बेसिकली,
कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, यूकैलिप्टस, इसके अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। इसकी जो जुवेनाइल फॉर्म में जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है, एडल्ट फेज में जाके वो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, एक डायग्राम एनसीईआरटी में है, उसको देख सकते हो, क्लियर डायग्राम है। जैसे कि जो जुवेनाइल फेज में एक लर्कस्पर प्लांट का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, इस प्लांट की एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में। जुवेनाइल फेज में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और एडल्ट फेज में जाके इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होता है लीफ की प्लास्टिसिटी, जिसको हम कहते हैं हेटेरोफिली। ठीक है, बेटर होगा इसको अगर हम लिखें डेवलपमेंटल हेटेरोफिली तो बेटर होगा, क्योंकि प्लास्टिसिटी तो फेनोमेना है। तो हेटेरोफिली इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिसिटी जो प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। वो 3 टाइप का होता है। पहले हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल हेटेरोफिली। डेवलपमेंटल हेटेरोफिली में क्या होता है, उसकी जब डेवलपमेंटल फेज होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल फेज होता है, जैसे कि जुवेनाइल फेज हो गया और एडल्टहुड हो गया। ठीक है, जुवेनाइल फेज में लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो एडल्टहुड में जाके वो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है और काफ़ी चेंज होता है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर लार्कस्पर प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, देख लेना। तो इसमें क्या होता है, जो लीफ का इनिशियल फेज में, जुवेनाइल फेज में जो स्ट्रक्चर था, वो एडल्ट फेज में जाके वो स्ट्रक्चर काफ़ी उसके अंदर चेंजेस आ गया। ठीक है, उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये हो गया डेवलपमेंटल हेटेरोफिली, दैट मीन डेवलपमेंटल फेज के अंदर जो चेंजेस देखने को मिलता है। अब डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल हेटेरोफिली। इन्वायरमेंटल हेटेरोफिली, इन्वायरमेंटल हेटेरोफिली में क्या होता है, इन्वायरमेंट की वजह से, दैट मीन ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, ड्यू टू डिफरेंट कंडीशन। जैसे कि मान लो एक होता है एक्वाटिक और एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम की बात करें, एक एक इकोसिस्टम इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ एन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल, दैट मीन लैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं बटर कप। एग्जाम्पल हम लेते हैं बटर कप। बटर कप बेसिकली देखोगे एक प्लांट होता है जिसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होता है। ठीक है, कलरफुल फ्लावर देखने को मिलता है, कभी रोज जैसा, उसके अंदर बहुत सारे इनर पेटल्स होता है। ठीक है, उसके अंदर फ्लोरल एक्सिस देखने को मिलता है। कभी देखोगे सिंगल कलर और सिंगल एक्सिस में भी फॉर्म होता है वो। बेसिकली इसका जो साइंटिफिक नाम है वो रैननक्यूलेसी है। ठीक है, रैननक्यूला है और वो रैननक्यूलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। प्लांट के अंदर बॉटनी में बहुत सारे उसकी फैमिली होता है, तो उसके अंदर रैननक्यूलेसी जो फैमिली होता है, रैननक्यूलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं बटर कप प्लांट। ठीक है, अब बटर कप के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलता है, इसका जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होता है, दैट मीन जो लैंड फॉर्म में इसका जो लीफ का शेप होता है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, मेरे डायग्राम के पीछे मत जाना, मेरे डायग्राम बेकार है। ठीक है, बस ऐसे ही समझ लो, डायग्राम कंप्लीट होगा तो समझ जाओगे एक्चुअली मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक है, और जो एक्वाटिक होता है, दोनों के अंदर डिफरेंट शेप ऑफ लीफ देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंट शेप ऑफ लीफ देखने को मिलता है, इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल हेटेरोफिली। ठीक है, लैंड फॉर्म में एक टाइप का लीफ होता है, जब पानी में होता है तब एक टाइप का लीफ फॉर्म देखने, अलग टाइप का लीफ का फॉर्म देखने को मिलता है, इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल हेटेरोफिली। ठीक है, एक और हेटेरोफिली आता है, वो एक्चुअली सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी जब उसका नाम आ गया तो हम उसकी बात कर लेते हैं। एक होता है हैबिचुअल हेटेरोफिली, हैबिचुअल और हैबिटेट हेटेरोफिली भी कहते हैं इसको। हैबिचुअल मतलब हैबिटेट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करता है, उसकी वृद्धि होता है, उसको हम कहते हैं उसकी प्लेस और हैबिटेट। तो हैबिटेट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो एक प्लांट जो इंडिया की ईस्टर्न साइड में भी ग्रो करता है और नॉर्दर्न साइड में भी ग्रो करता है और साउदर्न साइड में भी ग्रो करता है। अब ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ में टेम्परेचर और जो नेचर होता है, उसकी जो वेदर कंडीशन होता है, ठीक है, ओवरऑल जो होता है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। सॉइल का नेचर भी अलग होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, जिसके चलते
सेम प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फेनोटाइप देखने को मिलता है। कुछ प्लांट के अंदर देखोगे उसकी लीफ मोटा होता है, सेम प्लांट उसकी लीफ कुछ साउथ में जो होगा, ईस्ट में जो होगा और नॉर्थ में जो होगा, तीनों के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा। किसी की लीफ मोटी होगी, किसी की पतली होगी, किसी की रूट जो होगा वो एक्सट्रीम नीचे होगा, ठीक है, बहुत नीचे तक मूव करेगा, किसी की रूट मीडियम हाइट तक नीचे ग्रोथ करेगा, ठीक है, किसी की जो प्लांट की स्टेम की हाइट है वो काफ़ी ऊंचा होगा, किसी की मीडियम हाइट होगी। ये डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हैबिचुअल हेटेरोफिली, और किसी भी प्लेस के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होता है उसके अंदर, उसको हम कहते हैं हैबिचुअल हेटेरोफिली। तो आई होप कि हेटेरोफिली का जो कंसेप्ट है सबको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा, यहाँ पर जितना भी फैक्टर्स होता है, ठीक है, जो प्लांट के अंदर डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होता है, ठीक है, जो उसको अफेक्ट करता है। तो क्या हम, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे एज अ फैक्टर्स अफेक्ट्स ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है। तो इसको सिंपली दो पैटर्न में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम लिख देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक को हम लिखेंगे इंटरनल फैक्टर्स। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, देख के समझ में आ रहा होगा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या होगा। जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वही एक्सटर्नल फैक्टर्स होगा। सो हम बोल सकते हैं वाटर, ठीक है, फिर एयर, दैट मीन abundance ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ठीक है, एंड नेचर ऑफ सॉइल, टेम्परेचर, ठीक है, फिर और क्या हो सकता है, खैर छोड़ो। और जो इंटरनल फैक्टर्स होता है वो बेसिकली दो मेजर फैक्टर्स होता है। एक होता है जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स मीन्स अगर जीन लेवल पे कोई चेंजेस होता है तब जाके जो उसकी ग्रोथ होता है प्लांट के अंदर उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। और एक होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको हम हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स जो होता है। तो इंटरनल फैक्टर्स दो होता है, जेनेटिक फैक्टर्स जो डीएनए लेवल पे होता है, डीएनए लेवल पे कोई भी म्यूटेशन होता है, कोई भी चेंजेस होता है तो उस प्लांट के अंदर आगे का जो जनरेशन बनता है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है, शॉर्ट हाइट, टॉल हाइट, डोर्फिज्म, ठीक है। फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हम प्लांट हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ये जो 5 हार्मोन होता है, इसके चलते जो चेंजेस होता है इन दोनों के चलते, इसको हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। और वाटर, एयर, सनलाइट, नेचर ऑफ सॉइल, टेम्परेचर, ये जो भी होता है ये होता है एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। सो आई होप कि ये जो पूरा टॉपिक है सबको क्लियर है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। सो लेट्स एंड दिस।